हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 के साइंस का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है साउंड। ये हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 होगा। लेक्चर नंबर 1 में हम ऑलरेडी साउंड के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझ चुके हैं, जहाँ पे हम ये देख चुके हैं कि साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए किस किस कॉम्पोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा-सा रिकैप करें, हम देखें कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किन-किन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने साउंड में वहाँ पे इंट्रोडक्शन में ये देखा था कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे होती है, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या ची किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वाइब्रेशन की। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल के बीच में अगर वाइब्रेशन कॉज़ होगा, तो उसी वाइब्रेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, हमारी साउंड प्रोड्यूस होगी। उसके बाद हमने वहाँ पे एक टॉपिक के बारे में और डिस्कस किया था, वो था हमारा प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, जिसमें हमने ये देखा था कि प्रोपोगेशन ऑफ साउंड में साउंड को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रैवल करने के लिए। और ये मीडियम हमारा क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और साथ ही साथ गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। नेक्स्ट हमने वहाँ पे पढ़ा था साउंड वेव एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जहाँ पे हमने ये देखा था कि जो साउंड वेव है वो एक तरीके की कैसी वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती हैं, वो हमारी ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें जो पार्टिकल का मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। बैक एंड फोर्थ मतलब पार्टिकल पहले अगर हमारा आगे जा रहा है देन पीछे, फिर आगे देन पीछे, और ये हमेशा किसकी डायरेक्शन में होगा, ऑन द डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव। ये हमें हमेशा साउंड वेव की डायरेक्शन में ही पार्टिकल के मोशन देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पे साथ ही साथ हमने एक अनदर वेव के बारे में भी डिस्कस किया था। वो कौन सी वेव थी, हमारी ट्रांसवर्स वेव, जिसमें हमने ये देखा था कि जो पार्टिकल का मोशन है वो कैसा है, अप एंड डाउन, यानी वो 90 डिग्री की फॉर्म में, यानी पहले वो ऊपर जा रहे हैं देन नीचे देन अप एंड डाउन। और ये हमेशा क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर ऑफ डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, मतलब साउंड वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली क्या होगा, पार्टिकल का मोशन देखने को मिलेगा। तो ये सारे हमारे टॉपिक्स थे जो हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में अपने कंप्लीट कर चुके हैं। साउंड की प्रोडक्शन को समझ चुके हैं, साउंड को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रैवल करने के लिए। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि साउंड वेव हमारी कैसी वेव है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। क्यों? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स हैं, उनके बीच का जो मोशन है वो कैसा है, बैक एंड फोर्थ मोशन है, मतलब पहले पार्टिकल्स आगे जाएँगे, देन पीछे आएँगे, फिर आगे जाएँगे और पीछे आएँगे, और वो हमेशा साउंड वेव की डायरेक्शन में ही ट्रैवल करते हैं। लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे हमने एक अनदर वेव के बारे में भी डिस्कस किया है। वो कौन-सी वेव है? वो है हमारी ट्रांसवर्स वेव, जिसमें हमने ये देखा है कि जो उसके पार्टिकल है वो किस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, अप एंड डाउन के डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। तो अभी हमने डिस्कस करा प्रीवियस लेक्चर के बारे में कि हमने प्रीवियस लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 1 में हमने किस-किस टॉपिक्स को कवर करा है। अब हम करेंगे टॉपिक्स टू बी कवर्ड, मतलब आज के लेक्चर में हमें किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, मतलब साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, क्या-क्या साउंड के कैरेक्टर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ वेवलेंथ क्या होती है साउंड की, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड और वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो ये होने वाले हैं आज के हमारे टॉपिक्स जो हम अपने लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव में ही हम अपनी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे अपने टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट, वो है वेलोसिटी ऑफ साउंड।
तो चलते हैं अपने लेक्चर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या दे रखा है हमें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो देखो जो साउंड वेव होते हैं उनके पास कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जो साउंड वेव है उसकी कुछ वेवलेंथ होती है, उसके पास फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी, एम्पलीट्यूड होगा, साउंड वेव का कुछ टाइम पीरियड होता है और साथ ही साथ साउंड वेव की क्या होती है, वेलोसिटी भी होती है। तो जो हमारे आज के लेक्चर में जो हमने टॉपिक्स टू बी कवर्ड में देखा था, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड और वेलोसिटी ऑफ अ साउंड, ये सारी क्या है, ये सब हमारी साउंड वेव की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हमें पता है when a wave travel in air the density and pressure of air changes from their main position। जब हमारी वेव ट्रेवल करती है एयर में तो हम ये देखते हैं कि जो उसकी डेंसिटी है या फिर एयर का प्रेशर है वो चेंज होता है उसके नॉर्मल पोजीशन से। कंप्रेशन इज शोन बाय क्रेस्ट व्हाइल रेयरफेक्शन इज शोन बाय ट्रफ। देखो वहां पे हमने लेक्चर नंबर 1 में एक चीज और डिस्कस करी थी कि जब हमारे पार्टिकल, साउंड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा पास पास होंगे, उनकी हाई डेंसिटी होगी तो वो हमारा क्या होगा, कंप्रेशन। और अगर वहीं पे हम उनके पार्टिकल्स के बीच में गैप देखेंगे, जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होंगे, तो उसे हम बोलेंगे रेयरफेक्शन। तो यहाँ पे बताया गया है कि हम साउंड वेव में कंप्रेशन को क्रेस्ट से शो करते हैं और रेयरफेक्शन को ट्रफ से शो करते हैं। तो ये क्रेस्ट और ट्रफ क्या है इसको भी हम आगे देखेंगे। कंप्रेशन वो रीजन होता है जहाँ पे हमारी मैक्सिमम डेंसिटी और प्रेशर होती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ रेयरफेक्शन हमारा वो रीजन होता है जहाँ पे हमारी मिनिमम डेंसिटी और प्रेशर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, यहाँ पे हमने कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के टॉपिक में देखा कि अगर कंप्रेशन होगा तो हम क्रेस्ट से शो करेंगे और अगर रेयरफेक्शन होगा तो हम उसको ट्रफ से शो करेंगे। और साथ ही में हमने ये भी ध्यान रखना है कि जो कंप्रेशन होता है वहां पे हमेशा डेंसिटी मैक्सिमम होती है और प्रेशर भी मैक्सिमम होता है, लेकिन रेयरफेक्शन के केस में जो हमारी डेंसिटी है वो भी कम हो जाएगी और जो हमारा रेयर वो प्रेशर है वो भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे कंप्रेशन और रेयर सेक्शन का डायग्राम ड्रॉ करें, अगर हम यहाँ पे देखें जो हमारी स्पीकर है, स्पीकर से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, स्पीकर से हम देखेंगे यहाँ पे साउंड वेव प्रोड्यूस हो रहा है जिसमें जो ये वाला पार्ट है ये हो गया हमारा कंप्रेशन, देन दिस इज रेयरफेक्शन, अगेन कंप्रेशन, रेयरफेक्शन एंड कंप्रेशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंप्रेशन वाला जो रीजन है वहां पे जो प्रेशर है वो भी ज्यादा है और जो डेंसिटी है वो भी क्या है, ज्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन जो रेयरफेक्शन वाला पोर्शन है वहां पे हम देखेंगे कि डेंसिटी और प्रेशर दोनों किस तरीके से है, कम है, यानी जो डेंसिटी और प्रेशर है वो वहां पे मिनिमम पाई जा रही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी रेयरफेक्शन को यानी डेंसिटी और प्रेशर को अगर हम इसको ग्राफिकली शो करें तो हम देखते हैं
हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा कंप्रेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं क्रेस्ट, और जो हमारा रियरफेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं ट्रफ। तो जो ये हमारा लाइन के ऊपर वाला रीजन होता है उसे हम बोलते हैं क्रेस्ट, यानी ये किसको शो करेगा, ये शो करेगा हमारे कंप्रेशन वाले रीजन से। वहीं अगर हम लाइन के नीचे देखेंगे तो इसे हम बोलते हैं ट्रफ। जो किसको शो करेगा, रियर सेक्शन को। तो यहाँ पे ये क्रेस्ट और ट्रफ क्या है, क्रेस्ट हमारा कंप्रेशन वाले रीजन को शो कर रहा है, जो हमारा ये ट्रफ है वो किसके रीजन को शो कर रहा है, रेयर सेक्शन के रीजन को शो कर रहा है। ये डेंसिटी और प्रेशर को लेकर के रिलेटेड हमारा एक ग्राफ है जिसमें हमने देखा अगर डेंसिटी और प्रेशर मैक्सिमम है तो वो कौन सा रीजन है, क्रेस्ट वाला रीजन जो कंप्रेशन को बताता है। अगर वही हमारा डेंसिटी और प्रेशर लो है यानी मिनिमम है तो वो हमारा ट्रफ रीजन होता है जो किसको बताता है, रेयर सेक्शन को बताता है। ठीक है। और ये हमारा क्या दिखा रखा है, डिस्टेंस दिखा रहा है किसका, किसी साउंड वेव का, जिसमें एक बार हमें कंप्रेशन देखने को मिलता है और एक बार हमें क्या देखने को मिलता है, रेयर फ्रैक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है हमारी इसमें क्या है, वो है हमारी साउंड वेव की वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, देखो इन साउंड वेव्स में द कंबाइंड लेंथ ऑफ अ कंप्रेशन एंड द एडजेसेंट रेयर फ्रैक्शन इज कॉल्ड इट्स वेवलेंथ। मतलब ये जो हमारी, देखो इसमें क्या बोला गया है कि एक हमारा कंप्रेशन यानी ये हो गया हमारा कंप्रेशन वाला रीजन, सेम, और उसी के साथ ही साथ रेयर सेक्शन वाला रीजन यानी इस रीजन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है। जो येलो कलर से मार्क रीजन है यानी एक हमारा क्रेस्ट और साथ ही साथ एडजेसेंट रेयर सेक्शन मतलब उसी के साथ वाला रेयर सेक्शन, यहाँ तक कि जो भी हमारी कंबाइंड लेंथ होगी उसी कंबाइंड लेंथ को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू consecutive compressions और टू consecutive रेयर फ्रैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड द वेवलेंथ। मतलब दो लगातार सेंटर से, यानी जैसे अगर हम देखें यहाँ पे क्या बोला गया है, माना ये हमारे पास एक कंप्रेशन है, ये दूसरा हमारे पास कंप्रेशन है, तो इस वाले कंप्रेशन का जो सेंटर है वो ई होगा, देन इस वाले सेंटर कंप्रेशन का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, एफ। अगर हम दो एडजेसेंट कंप्रेशन के सेंटर के लेंथ को मेजर करेंगे तो भी वो हमारा वेवलेंथ कहलाएगा, सेम। अगर हम दो रेयर फ्रैक्शन के सेंटर की लेंथ को मेजर करेंगे तो भी वो हमारा क्या कहलाएगा, वेवलेंथ कहलाएगा। दूसरी चीज, वेवलेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर जिसे हम क्या बोलते हैं, लैम्डा। ठीक है। जो इसकी एसआई यूनिट है वो क्या होगी, मीटर होगी। मीटर होने का रीजन क्या है, देखो वेवलेंथ क्या है, एक तरीके की लंबाई, और लंबाई हम किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। तो इस वजह से जो वेवलेंथ की एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर। और इसको डिनोट करने का तरीका क्या है ग्रीक लेटर में, वो है हमारा लैम्डा, जिसको हम इस तरीके से बनाते हैं।
नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारी साउंड वेव की, वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? देखो, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुए हैं उसे हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। या फिर एक कंप्लीट वेव में कितने नंबर ऑफ वेव्स बने हैं 1 सेकेंड में, उसे भी हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की स्टेटमेंट हमारे पास दो है। पहली स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स बन रहे हैं, उसे हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। और दूसरी हमारे पास डेफिनेशन है कि 1 सेकेंड में कितनी बार वहां पे वाइब्रेशन कॉज हुई है, वो भी हमारी क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल मानते हैं ये हमारे पास एक साउंड वेव है। इस साउंड वेव में 1 सेकेंड के अंदर, अगर हम यहाँ पे 1 सेकेंड में कंपेयर करें, मानते हैं 1 सेकेंड में हमारे पास कितने कंप्रेशन और रेयरफेक्शन आते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। जैसे अगर हम यहाँ पे इसमें फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। यानी इस कंडीशन में इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 11। क्यों? क्योंकि 1 सेकेंड में जितनी बार नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पास आउट होंगे, वही हमारी क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। इसमें हमसे क्या बोला गया है? नंबर ऑफ कंप्रेशन, जितने भी हमारे नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयर सेक्शन पास होंगे 1 सेकेंड के अंदर, वो हमारा क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी विच प्रोड्यूसेस द वेव। मतलब फ्रीक्वेंसी किसी वेव की भी सेम होती है और किसी वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? सेम ही होगी। जैसे हमारी लेंथ की, वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। वैसे ही हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसकी भी एसआई यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज HERTZ, हर्ट्ज। जिसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? कैपिटल एच और स्मॉल जेड। ठीक है। फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल होता है वो होता है हमारा न्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यू। NU, न्यू। ठीक है। एक चीज और, वो जो हमारा 1 हर्ट्ज होता है, वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड के। वहीं अगर हम फ्रीक्वेंसी की बिगर यूनिट के बारे में बात करें तो बिगर यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी? किलो हर्ट्ज। यानी 1000 हर्ट्ज क्या होगी? फ्रीक्वेंसी की बिगर यूनिट होगी। तो ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी की बात, जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी के सिंबल को देखा, वो क्या है? न्यू। वेवलेंथ का सिंबल होता है हमारा लैम्डा। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हमारी हर्ट्ज और वही वेवलेंथ की यूनिट होती है हमारी
मीटर। बिगर यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वो होती है हमारी 1 किलोहर्ट्ज़ यानी 1000 हर्ट्ज़। जहाँ पे हमने देखा कि 1 हर्ट्ज़ किसके बराबर है? 1 हर्ट्ज़ बराबर होता है हमारा 1 वाइब्रेशन पर सेकंड। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारी इसी में साउंड वेव में, वो क्या है? वो है हमारी टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मतलब एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड बोलेंगे। और क्या बोला गया है? टाइम रिक्वायर्ड टू पास टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन थ्रू अ पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मतलब दो लगातार कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन करने में जितना भी टाइम लगेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बोला गया है? मतलब इसमें ये कहा गया है कि दो कंटिन्यू मतलब एक रेयरफेक्शन एक कंप्रेशन देन कंप्रेशन और रेयरफेक्शन को कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड कहलाएगा। अब अगर हम टाइम पीरियड के एसआई यूनिट वगैरह के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एसआई यूनिट होती है किसकी? टाइम पीरियड का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? वो है हमारा सेकंड। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक तरीके का टाइम। तो सेकंड क्या हो गई? टाइम पीरियड की एसआई यूनिट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? टाइम पीरियड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। यहाँ पर हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में एक रिलेशन है, वो क्या है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में टाइम पीरियड। यानी फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टाइम पीरियड के। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में टी। और ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी वेव की, वो उसके टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल के क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ पे हम टाइम पीरियड को फिर से समराइज करेंगे, जिसमें हमने क्या देखा कि जो टाइम पीरियड होता है वो एक्चुअली में होता क्या है कि एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगेगा वो हमारा उसका क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड कहलाएगा। इसी के साथ साथ एक कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन को कंप्लीट होने के लिए जितने भी टाइम की रिक्वायरमेंट होती है वो उसका क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है। एसआई यूनिट क्या होती है टाइम पीरियड की? वो होती है हमारी सेकेंड। टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में हमारा एक रिलेशनशिप होता है, वो ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल के बराबर होती है, जिससे हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं कि म्यू इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में टी। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है हमारी साउंड वेव की, वो क्या है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। क्या बोला गया है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। मतलब जो भी हमारी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी किसकी? पार्टिकल की अपने ओरिजिनल पोजीशन से जो डिस्टर्ब पोजीशन तक है उसी को हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड बोलेंगे। एम्पलीट्यूड को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से। इसकी भी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। क्यों? क्योंकि ये हमारी एक तरीके की क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और हमें पता है लेंथ हो, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, तीनों की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर ही होती है। दूसरी चीज हमारे पास बोल रखी है साउंड हैव कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक पिच एंड लाउडनेस एंड टिम्बर। मतलब जो साउंड है उसके पास हमारे अलग और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे पिच हो गई, लाउडनेस हो गई और क्या हो गई? टिम्बर। अब हम एक-एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये होती क्या हैं।
सबसे पहले बारी आती है पिच की। तो पिच क्या होती है? द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। मतलब जो हमारी किसी भी साउंड वेव की पिच होती है वो किस पे डिपेंड करती है? वो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, यानी उसके वाइब्रेशंस पे डिपेंड करती है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, यानी हम ये बोलेंगे कि जो हमारा पिच होता है साउंड में वो किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। अब देखो, अगर ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर हमारी फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो पिच भी कैसी होगी? ज्यादा। और अगर हमारी पिच कम हो तो फ्रीक्वेंसी भी कैसी होगी? कम होगी। तो यहाँ पे भी हमें वही पॉइंट बोला गया है कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो जो हमारी पिच होगी वो भी हाई होगी। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी कैसी होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारी पिच है वो फ्रीक्वेंसी के कैसी प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साथ ही साथ देखो, इसमें एक चीज और ये बोली गई है कि जो एक वुमेन होती है उसकी वॉइस श्रिल हैविंग अ हाई पिच, उसकी जो पिच है वो हाई होती है एज कंपैरिजन टू जो मैन की वॉइस होती है वो फ्लैट होती है और उनकी पिच कैसी होती है? लो। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हाई पिच है किसी भी साउंड की तो उसमें ज्यादा नंबर के कंप्रेशन और रेयरफेक्शन देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम लो पिच के बारे में बात करेंगे तो लो पिच में हमें कम कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के केसेस देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है वेव शेप फॉर अ लो पिच साउंड। हमने पढ़ा है कि अगर किसी की भी साउंड लो पिच है तो उस कंडीशन में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन कैसे देखने को मिलेंगे? कम। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, दो कंप्रेशन प्रेजेंट है और दो क्या प्रेजेंट है? रेयरफेक्शन प्रेजेंट है। लेकिन वहीं अगर हम हाई पिच साउंड के बारे में डिस्कस करें तो वहां पे हम देखेंगे कि हमारे पास कंप्रेशंस भी ज्यादा हैं और रेयरफेक्शन भी ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर लो पिच होगी तो कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन कैसे होंगे? लेस होंगे, यानी कम होंगे। वहीं अगर हम हाई पिच के बारे में बात करेंगे तो वहां पे हम ये कह सकते हैं कि उस कंडीशन में कंप्रेशन और जो हमारा रेयरफेक्शन है वो कैसे होंगे? ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की काउंट है वो क्या है? ज्यादा, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यहाँ पे टोटल हमारे 8 कंप्रेशन है और 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और 7 क्या है? हमारे रेयर सेक्शन। लेकिन अगर हम अबव वाले यानी ऊपर वाले केस में देखें तो हमारे पास दो कंप्रेशन और दो रेयर सेक्शन प्रेजेंट हैं। तो लो पिच में हमेशा कंप्रेशन और रेयर सेक्शन की जो वैल्यू होगी वो कम अमाउंट में होगी। लेकिन वहीं अगर हम किसके बारे में देखें, हाई पिच वाले साउंड्स के बारे में देखेंगे तो वहां पे हमारे को कंप्रेशन और रेयर सेक्शन क्या देखने को मिलेंगे? ज्यादा देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी इसी में एम्पलीट्यूड के अंदर, वो है हमारी लाउडनेस। लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है? लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। मतलब जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा हमें लाउडनेस देखने को मिलेगा। लाउडनेस इज द मेजर ऑफ द साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर सेकेंड। मतलब जो लाउडनेस है वो एक तरीके से साउंड एनर्जी का मेजरमेंट है जिसमें हम ये देखते हैं कि पर सेकेंड में कितने अमाउंट से हमारी साउंड एनर्जी ईयर तक पहुंच रही है। देखो, ग्रेटर द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ज्यादा तो ग्रेटर द एनर्जी, एनर्जी भी ज्यादा होगी। और अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा एनर्जी ज्यादा तो साउंड भी कैसी होगी? लाउडर यानी तेज होगी। वहीं अगर हम देखें शॉर्टर द एम्पलीट्यूड, अगर हमारा एम्पलीट्यूड शॉर्ट होगा तो एनर्जी भी कम होगी
और साउंड कैसी होगी? सॉफ्ट होगी। अगर हम यहाँ पे इसको टैब्यूलेट करें, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमारा एम्पलीट्यूड कैसा है? ज़्यादा है, तो जो हमारा एनर्जी होगी साउंड की वो भी कैसी होगी? ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जो हमारी साउंड होगी वो कैसी होगी? लाउडर होगी, यानी लाउडर साउंड देखने को, सुनने को मिलेगी। अगर वहीं हम एम्पलीट्यूड को कम करें, यानी एम्पलीट्यूड अगर हमारा कम होगा, तो जो एनर्जी है वो भी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हम ये बोलेंगे कि जो साउंड है वो कैसी होगी? सॉफ्ट साउंड होगी, वो किसी तरीके की भी कोई लाउड साउंड नहीं होगी। जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड में जो हमारा लाउडनेस होता है, उसमें हम लाउडनेस को किसमें मेज़र करते हैं? डेसिबल में मेज़र करते हैं, जिसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? स्मॉल डी एंड कैपिटल वी। तो यहाँ पे अभी तक हमने कुछ यूनिट्स के बारे में डिस्कस करा है, जिसमें हमने वेवलेंथ की यूनिट देखी मीटर, फ्रीक्वेंसी की यूनिट देखी हमने हर्ट्ज, साथ ही साथ एम्पलीट्यूड की यूनिट हमने देखी यहाँ पर मीटर, और टाइम पीरियड की यूनिट हमने देखी सेकंड। इसी तरीके से जो हमारा लाउडनेस है, लाउडनेस को हम किसमें मेजर करते हैं? डेसिबल में मेजर करते हैं। जिसका डेसिबल जितना ज्यादा, वो हमारी उतनी ज्यादा लाउडर साउंड होगी। नेक्स्ट है हमारे पास एम्पलीट्यूड में ही क्वालिटी और टिम्बर। क्वालिटी मतलब उस साउंड की क्वालिटी कैसी है? देखो, द टिम्बर ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ साउंड वेव प्रोड्यूस्ड बाय इट। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड। देखो, जो हमारी क्वालिटी है या फिर टिम्बर है किसी भी साउंड की, वो किस पे डिपेंड करती है? कि उसके अंदर से किस तरीके की या किस शेप की साउंड वेव प्रोड्यूस हुई है। ये किसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है? ये है हमारी म्यूजिकल साउंड की मेन कैरेक्टरिस्टिक। इट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस। मतलब हम क्वालिटी और टिम्बर की मदद से हम डिस्टिंग्विश यानी डिफरेंस लगा सकते हैं दो साउंड्स के बीच में, अगर उनकी सेम पिच और लाउडनेस होगी। Sound of single frequency is called tone, while a mixture of different frequency is called note। मतलब अगर सिंगल फ्रीक्वेंसी की हमारी साउंड होगी तो उसे हम बोलेंगे टोन। अगर हमारे पास मिक्सचर होगा अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड का, तो उसे हम बोलेंगे नोट। Noise is unpleasant to hear while music is pleasant to hear and it is a good quality। देखो क्या बोला गया है? नॉइज यानी जो शोर होता है वो हमारा एक अनप्लीजेंट होता है सुनने के लिए, लेकिन वहीं अगर हम म्यूजिक के बारे में बात करें, म्यूजिक हमारा प्लीजेंट होता है, यानी उसको सुनने से हमारी
ईयर्स में किसी भी तरीके के कोई इरिटेशन, हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होते हैं और वो एक तरीके की गुड क्वालिटी का साउंड होता है। तो यहाँ पे हमने क्या बात करी, यहाँ पे हमने एम्पलीट्यूड में देखा कि एम्पलीट्यूड के साथ-साथ एम्पलीट्यूड में लाउडनेस का क्या रोल है। अगर किसी की भी लाउडनेस जो है वो ज़्यादा है, मतलब उसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी कैसा होगा, ज़्यादा। उसके बाद हमने पिच के बारे में देखा कि अगर किसी भी जो साउंड है उसकी पिच ज़्यादा है, यानी उसकी पिच ज़्यादा होने से क्या होगा कि वो अगर पिच भी ज़्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी पिच भी कैसी होगी, कम। तो यहाँ पे हमने एम्पलीट्यूड में पिच के बारे में डिस्कस करा, लाउडनेस के बारे में डिस्कस करा और साथ ही साथ हमने यहाँ पे एक और अनदर टॉपिक देखा, वो है क्वालिटी और टिम्बर, जिसमें हमने ये देखा कि क्वालिटी क्या होती है। क्वालिटी और टिम्बर ये होता है कि किस साउंड वेव में किस तरीके की शेप की साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है। ये हमारे म्यूजिकल साउंड का सबसे कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि दो साउंड अगर सेम पिच और लाउडनेस की हैं, तो जिसमें हमने ये देखा अगर सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड होगी तो उसे हम टोन बोलेंगे और अगर अलग-अलग फ्रीक्वेंसी का मिक्सचर होगा साउंड का, तो उसे हम नोट बोलेंगे। वही जो हमारा नॉइज़ होता है वो अनप्लीजेंट साउंड होता है और म्यूजिक हमारा प्लीजेंट साउंड होता है और एक गुड क्वालिटी का साउंड होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकंड इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द वेव। मतलब 1 सेकंड में एक वेव ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, वो हमारी क्या कहलाएगी? वेलोसिटी ऑफ अ साउंड। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गई हमारी वेव, जिसमें 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, वो हमारी क्या कहलाएगी? वेलोसिटी ऑफ अ साउंड। अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी की एसआई यूनिट के बारे में बात करें, तो इसकी भी एसआई यूनिट क्या होगी? वो होगी हमारी मीटर पर सेकंड, क्योंकि क्या है, ये एक तरीके की वेलोसिटी है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू में डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टाइम टेकन। देखो, वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? वी से। डिस्टेंस ट्रेवल साउंड वेव के कंडीशन में डिस्टेंस हम किसको लेते हैं? वेवलेंथ को, यानी लैम्डा। और टाइम टेकन क्या हो गया हमारा इसमें? टी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये क्या है? ये है हमारा लैम्डा, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। और टी क्या है? वो है हमारा इसमें टाइम पीरियड। तो ये होता है हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला। देखो, एक चीज और हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू में लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1/t। और हमें पता है 1/t किसके बराबर होता है? फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि वेलोसिटी बराबर होता है लैम्डा इंटू में फ्रीक्वेंसी। ये हो गए हमारे वेलोसिटी के दो फॉर्मूले, जिसमें हमने देखा कि वेलोसिटी बराबर है लैम्डा अपॉन में टी के, और वेलोसिटी ही बराबर है हमारे किसके? वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी के। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वेव इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मीडियम्स। मतलब जो हमारी साउंड है उसकी स्पीड अलग अलग मीडियम्स में। तो क्या बोला गया है? स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल थ्रू विच इट ट्रेवल्स। मतलब
साउंड की जो स्पीड है वो उस पे डिपेंड करती है कि वो कौन से मटेरियल से ट्रेवल हो रही है। उसकी स्पीड स्लो होगी गैस में, फास्टर होगी लिक्विड में, और गैस और लिक्विड के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा फास्ट किसमें देखने को मिलेगी? सॉलिड के अंदर देखने को मिलेगी। तो क्या बोला गया है? स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर। जैसे अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएँगे, तो भी जो हमारी साउंड की स्पीड है वो बढ़ेगी। स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस एज ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इंक्रीजेस, मतलब एयर की जो ह्यूमिडिटी है अगर वो बढ़ती है, तो उस कंडीशन में भी हमारी जो स्पीड है वो क्या करेगी? बढ़ेगी। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड, मतलब जो लाइट की स्पीड है वो साउंड की स्पीड से कैसी होती है? फास्टर होती है, यानी तेज होती है। वहीं पे अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यूज के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि एयर में जो हमारी साउंड की स्पीड होती है वो होती है स्पीड ऑफ साउंड इज 344 मीटर पर सेकेंड, यानी ये हो गई हमारी एयर में स्पीड ऑफ साउंड, वो कितनी है? 344 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमें ये 344 याद रखना है क्योंकि ये हमारे एमसीक्यू के लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है। अब हमारे पास क्या दे रखा है? एक एग्जाम्पल गिवन है जिसमें क्या बोला गया है? एग्जाम्पल में ये बोला गया है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, साउंड की क्या फ्रीक्वेंसी होगी? साउंड वेव की क्या फ्रीक्वेंसी होगी? हुज टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे। तो हमें टाइम पीरियड कितना गिवन है? वो है हमारा 0.05 सेकेंड। और हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है इसमें फ्रीक्वेंसी के बारे में, फ्रीक्वेंसी यानी न्यू के बारे में कि न्यू की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है कि अगर हमारा टाइम पीरियड कितना है? 0.05 सेकेंड, तो हमें एक फॉर्मूला याद है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके बराबर होती है? 1 अपॉन में टाइम पीरियड के, यानी फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल के बराबर होती है। तो 1 अपॉन में टाइम पीरियड की वैल्यू रखेंगे 0.05, यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो लगेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 100/5, जिसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 20, यानी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 20 हर्ट्ज। तो इस तरीके के हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें वो हमें टाइम पीरियड दे देंगे, फ्रीक्वेंसी निकालने को कहेंगे, और हमें वेलोसिटी दे देंगे, और हमें फ्रीक्वेंसी दे देंगे तो हमें पूछेंगे वेवलेंथ कितनी है। तो यहाँ पे हमें सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए ताकि हम उसमें के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको क्या कर सके? सॉल्व कर सके, और पेपर में किसी भी तरीके का कोई भी छोटा सा छोटा न्यूमेरिकल हमें आंसर गलत लाने में ना मजबूर करे। तो यहाँ पर होता है हमारा आज का लेक्चर फिनिश, जिसमें हमने किसके बारे में बात करी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने सबसे पहले वेवलेंथ को डिस्कस किया।
जिसमें हमने देखा वेवलेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्ब्डा से। उसके बाद हमने वहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस किया। फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं हम न्यू से। देन हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक था टाइम पीरियड, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, टी से। उसके बाद हमने एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ा। एम्पलीट्यूड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। और नेक्स्ट था हमारा उसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड, जिसको हम डिनोट करते हैं वी से। इसके साथ-साथ जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड देखा तो वहाँ पे हमने ये देखा कि जो वेवलेंथ जो हमारी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड है उसमें हमारा एक रिलेशन क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 अपॉन में टी के बराबर है, यानी फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल के इक्वल है। और हमने वेलोसिटी के भी कुछ फॉर्मूले डिराइव करे, जिसमें एक था हमारा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू में वेवलेंथ अपॉन में टाइम पीरियड, यानी v इज इक्वल्स टू में लैम्डा अपॉन में t। और दूसरा था हमारा v इज इक्वल्स टू में लैम्डा अपॉन में लैम्डा मल्टीप्लाई बाय न्यू। इसको हम कौन सी इक्वेशन भी बोलते हैं, वेव इक्वेशन भी बोलते हैं। तो ये थी हमारी आज के लेक्चर की समरी। आज हमने किन-किन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक्स, जिसमें हम ऑलरेडी साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब इससे बाहर हमारे कोई भी साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो ये होता है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पार्ट फिनिश। आगे के लेक्चर में हम आगे के जो हमारे बेसिक छोटे-छोटे से हैंगे कॉन्सेप्ट्स, किसके बेसिस पे हमने जो, या फिर ये बोल सकते हैं कि साउंड की एप्लीकेशंस क्या हैं, हम उनको समझेंगे और उनके कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे कि किस तरीके से हम साउंड के यूज़ करके अलग-अलग तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 3 में, ताकि हम आगे के और कॉन्सेप्ट को क्या कर सकें, स्ट्रॉन्ग कर सकें।